विक्की कौशल की फिल्म छावा की रिलीज के बाद औरंगजेब और उसकी क्रूरता फिर चर्चा में है। इस फिल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी की भूमिका निभाई है। वैसे तो दक्कन जीतने के प्रयास में औरंगजेब और मराठाओं की दुश्मनी छत्रपति शिवाजी के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन शिवाजी के देहांत के बाद सत्ता पर काबिज होने वाले छावा और औरंगजेब पर यह कहानी आधारित है। इस फिल्म में षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कराए गए छावा को औरंगजेब के द्वारा दिए गए क्रूरतापूर्ण यातनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म में यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि कैसे छत्रपति संभाजी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया, और जब संभाजी ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए कैसे उन्हें शारीरिक यातनाएं दी गई। वहीं इस फिल्म के बाद औरंगजेब की क्रूरता पर नई बहस छिड़ गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में यह जानेंगे कि औरंगजेब अपने भाई बहन, पिता और दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करता था। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि औरंगजेब के कर्मों और कुकर्मों का पूरा हिसाब किताब कहाँ रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 1658 के बाद की तारीख कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर दौरे-ए-मुगल कायम था और सल्तनत-ए-तैमूरिया के तख्त पर औरंगजेब बैठ चुका था। अपने बाप शाहजहां को कैद कर उसने अपने पर बाबा अकबर की सारी दीन पनाही, दीन-ए-इलाही की इस छठे मुगल ताजदार ने मट्टी पलीत कर दी थी। इसके बाद वह सिलसिला शुरू हुआ जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब की माने तो उपनिषदों को विश्व पटल पर जो प्रसिद्धि मिली, उसमें औरंगजेब के भाई दारा शिकोह का हाथ रहा। दारा शिकोह ने हिंदू मुस्लिम धर्मों के बीच की खाई को पाटने के लिए कई प्रयास किए। दारा ने बनारस के पंडितों को दिल्ली बुलाया और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया। इस अनुवाद का मुख्य भाव यह था कि उपनिषदों को मुसलमान भी पढ़ सकें। औरंगजेब ने युद्ध में दारा शिकोह को हराकर खून की नदियां बहाते हुए सत्ता हड़प ली थी। 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में दारा शिकोह की हत्या करा दी थी। इतिहास में झांके तो यह पता चलता है कि शाहजहां को अपने चारों बेटों दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद में से सबसे ज्यादा लगाव दारा शिकोह से था। हालांकि मुगलों में उत्तराधिकारी यानी राजा के बाद उसकी गद्दी का वारिस कौन होगा इसका सही तरीका या नियम नहीं मिलता है, लेकिन औरंगजेब को लगता था कि शाहजहां के बाद दारा शिकोह ही अगला बादशाह बनेगा। बदले की आग में औरंगजेब सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। यही वजह थी कि उसने सबसे पहले दारा शिकोह को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जबकि दारा शिकोह अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसने ही बेकाबू हो चुके हाथी से औरंगजेब की जान भी बचाई थी। मुगल सत्ता पाने की लालच में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को जेल भिजवाया, फिर दारा शिकोह को जंग में हराया। हालांकि जंग हारने के बाद दारा मैदान छोड़कर भाग गया था, लेकिन औरंगजेब ने दारा को गिरफ्तार करवाया और षड्यंत्र रचकर उसकी गर्दन कलम करवा दी। औरंगजेब सिर्फ दारा शिकोह की हत्या से खुश नहीं हुआ, उसने हत्या की बाद क्रूरता की सारी हदें भी पार की। एक भाई के साथ ऐसी क्रूरतापूर्ण कुकर्म भारतीय इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती है। दरअसल उसने दारा का कटा हुआ सिर जेल में बंद अपने ही पिता शाहजहां के पास भिजवा दिया। चलिए अब बात करते हैं जेब-उन-निसा की। दिल्ली के दिल में जहां लाल किला नाम का एक मोती जड़ा हुआ है, इसके ही ठीक पीछे मौजूद है सलीमगढ़ किला। स्याह तन्हा और बीते वक्त की निशानियों से भरपूर। दिल्ली में इसको लेकर कहा जाता है कि यहां भूतों का बसेरा है। भूत क्या एक भटकी हुई रूह है, रूह भी कोई ऐसी वैसी नहीं। किसी जमाने में जिस मुगलिया सल्तनत का परचम दुनिया भर में लहरा रहा था, उसी मुगल खानदान की शहजादी की रूह। नाम था जेब-उन-निसा, बादशाह औरंगजेब की बड़ी बेटी। इतिहास में जाएं तो ये सामने आता है कि औरंगजेब ने अपनी बेटी को इसी सलीमगढ़ किला में कैद करके रखा था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह यहां 20 सालों तक कैद रही, वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उस पर जुल्म की इंतहा हुई। शहजादी को भूखा प्यासा रखा गया और आखिरी कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। जेब-उन-निसा भूख प्यास के कारण 22 दिनों में तड़प तड़प कर मर गई। अब सवाल उठता है कि आखिर औरंगजेब ने अपनी ही बेटी को क्यों इस जिल्लत के साथ कैद करके रखा था? आखिर वो क्या वजह रही जिसने एक बादशाह को जो बाप भी था, उसे अपनी बेटी के साथ इस हद तक क्रूरता करने पर उतारू कर दिया? इसकी वजह थी शहजादी की शख्सियत, ठीक वैसी ही शख्सियत जिसने पहले दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में खाई पैदा की थी।
असल में शहजादी उन सभी चीजों और बातों से बेहद प्यार करती थी जिनसे औरंगजेब नफरत करता था। और ये सारी चीजें थीं गीत संगीत, शायरी, कविता, गजल, नज्म और कला के अलावा दूसरे धर्मों की बातें। औरंगजेब को ये सब बिल्कुल रास नहीं आता था। शहजादी जेब उन निसा की शख्सियत पर लेखक अफसर अहमद भी अपनी किताब औरंगजेब नायक या खलनायक में लिखते हैं कि मुगल शहजादी अपने स्वभाव से सूफी महिला थीं। वह अपने पिता की तरह कट्टरपंथी नहीं थी, बल्कि दयालु हृदय वाली महिला थी जिसने कई गरीबों की मदद की। वह अनाथों और महिलाओं की मदद करती थी और हर साल मक्का मदीना जाने वाले लोगों की जरूरतें भी पूरी किया करती थीं। वहीं औरंगजेब पर गौरव करने वाले लोगों को बिहार की राजधानी पटना स्थित खुदाबख्श लाइब्रेरी में जाकर एक बार शाहजहां की जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए। दरअसल औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां पर भी काफी जुल्म किए थे। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था और उन्हें पानी तक के लिए तरसाया था। औरंगजेब के कर्मों और कुकर्मों से भरी यह किताब आपको पटना के प्राचीन लाइब्रेरी खुदाबख्श में मिल जाएगी। खुदाबख्श लाइब्रेरी को इस्लामी एवं भारतीय विद्या संस्कृति के संदर्भ के प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। इस लाइब्रेरी में कई दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। यहां विभिन्न भाषाओं में करीब 21,000 पांडुलिपियां रखी हैं। यहां मौजूद पुस्तकों में कागज, ताड़पत्र, मृग चर्म, कपड़े और विविध सामग्रियों पर लिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं। इसके आधुनिक स्वरूप में जर्मन, फ्रेंच, पंजाबी, जापानी और रूसी पुस्तकों के अलावा अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में मुद्रित पुस्तकें भी यहां रखी गई हैं। यहां एक पांडुलिपि औरंगजेब के शासनकाल की भी है। हिंदी भाषा की पहली डिक्शनरी भी यहीं है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने बेटे के लिए दरबारी गुरु रखा था और गुरु मिर्जा खान बिन फखरुद्दीन मोहम्मद ने ही इस हिंदी डिक्शनरी को तैयार किया था। पुस्तकालय उदार संग्रह में तारिक-ए-खानदान-ए-तिमुरिया शामिल है, जो तैमूर और उनके वंशजों के इतिहास के बारे में एक भव्य रूप से सचित्र पुस्तक है। यह लाइब्रेरी दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तारीख-ए-खानदान तैमूरिया, दीवान-ए-हाफिज, किताब-उत-तसरीफ, आईन-ए-अकबरी, सिकंदरनामा, बाजनामा, शाहनामा फिरदौसी, शाहजहांनामा, हिसाब-ए-फौजी महाराजा रंजीत सिंह के अलावा हुमायूं और जहांगीर के हस्तलिखित दस्तावेज भी यहां मौजूद हैं। कई पांडुलिपियों को डिजिटाइज्ड कर ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। लॉर्ड कर्जन के नाम से रखा गया यहां का कर्जन कक्ष सभी पाठकों के लिए खुला रहता है। पुस्तकालय में पढ़ने के लिए 2 कक्ष हैं। एक कक्ष रिसर्चर और स्कॉलरों के लिए है, जबकि दूसरे कक्ष को अनियमित पाठकों के लिए रखा गया है, जो पूर्व के विरासत से रूबरू कराता है। मशहूर वकील मरहूम खुदा बख्श खान की बिहार ही नहीं, बल्कि देश के लोगों के लिए एक बहुमूल्य देन है खुदा बख्श लाइब्रेरी। इनके विद्वान पूर्वजों ने कभी औरंगजेब को फतवा-ए-आलमगीर लिखने में मदद की थी। दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों और तस्वीरों से भरी इस लाइब्रेरी की स्थापना वर्ष 1891 में की गई थी और इसी वर्ष 5 अक्टूबर को बिहार और बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर चार्ल्स इलियट ने इस पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन किया था। पहले इस लाइब्रेरी का नाम बांकीपुर ओरिएंटल लाइब्रेरी और बाद में ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी था। वर्ष 1969 में भारतीय संसद ने इसे संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता दी थी। खुदा बख्श साहब का जन्म सारण जिले की ओखी गांव में 2 अगस्त 1842 को हुआ था। इनके पिता मोहम्मद बख्श भी पुरानी किताबों के शौकीन थे और खुदा बख्श का भी किताबों से पुराना नाता रहा। उन्हें भी करीब 300 दुर्लभ और बेशकीमती पांडुलिपि अपने पूर्वजों से मिली थी। मोहम्मद खुदा बख्श के पास लगभग 1400 पांडुलिपियों और कुछ दुर्लभ पुस्तकें थीं। उनके पिता मोहम्मद साहब जब 1876 में अपनी मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने पुस्तकों की जायदाद अपने बेटे खुदा बख्श को सौंपते हुए शहर में पुस्तकालय खोलने की इच्छा जताई थी। खुदा बख्श खान ने पिता की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए विरासत में प्राप्त हुई पुस्तकों को लोगों के लिए समर्पित कर दिया और अपने पिता के दिए गए वादे के अनुसार 5 अक्टूबर 1891 को उन्होंने इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।